गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आप जानते हैं हम पढ़ रहे हैं कक्षा 12 भूगोल, और जिसमें हम पढ़ रहे हैं मानव भूगोल के मूल सिद्धांत। इसके कुछ चैप्टर हमने कवर भी कर लिए हैं। आज हम अगला चैप्टर जो है तृतीयक और चतुर्थ क्रियाकलाप, उसके कुछ टॉपिक कवर करने का प्रयास करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। तो आपको बता दूं मैं, हम पहली वीडियो में प्राथमिक क्रियाएँ द्वितीयक क्रियाएँ पढ़ चुके हैं। तो ये सारी की सारी क्रियाएँ आज हम तृतीयक और चतुर्थ क्रियाकलाप के बारे में पढ़ने का प्रयास कर रहे हैं। तो ये जो क्रियाएं हैं, ये क्या हैं, इनसे क्या होता है, ये क्यों की जा रही हैं। तो समझ लीजिए, ये सारी की सारी जो क्रियाएं हैं हमारी अर्थव्यवस्था के लिए की जाती हैं। ये सारी की सारी हमारे क्रियाकलाप हैं, प्राथमिक द्वितीयक और तृतीयक चतुर्थ हैं। ये सारे क्रियाकलाप हमारी अर्थव्यवस्था को प्रभावित करते हैं। अर्थव्यवस्था के अंतर्गत हमारे सारे क्रियाकलाप ये किए जाते हैं। अब अर्थव्यवस्था क्या होती है? अर्थव्यवस्था का मतलब अगर हम देखें तो अर्थव्यवस्था का मतलब होता है धन की व्यवस्था से, अर्थात किसी भी क्षेत्र में उत्पादन से प्राप्त धन के व्यवस्थापूर्ण तरीके से व्यवस्था करने से होता है। मतलब उस व्यवस्था के अंतर्गत किस प्रकार से धन का हमें खर्च करना है, किस प्रकार धन को हमें नियोजित करना है, ये सारी व्यवस्थाएं हमारी क्या कहलाती हैं? अर्थव्यवस्था कहलाती है। ठीक है। तो अब आज हम पढ़ेंगे तृतीय क्रियाकलाप। तृतीय क्रियाकलाप क्या होते हैं, अब उनके बारे में हम जानने का प्रयास करेंगे। तृतीय क्रियाकलाप ऐसे क्रियाकलाप होते हैं जो प्राथमिक क्रियाकलाप में जो उत्पादन होता है या द्वितीय क्रियाकलाप में जो उत्पादन होता है, या यूँ कहिएगा कि प्राथमिक क्रियाकलापों और द्वितीय क्रियाकलापों में को सहायता देने का जो कार्य करते हैं या मदद पहुंचाते हैं, डायरेक्टली इनडायरेक्टली ये मदद करते हैं, उन क्रियाकलापों को क्या कहते हैं? हम तृतीय क्रियाकलाप कहते हैं। ठीक है। तो इसके अंतर्गत हम सम्मिलित करते हैं। तृतीय क्रियाकलाप के अंतर्गत होता है जैसे विभिन्न प्रकार के क्रियाकलाप हो सकते हैं। व्यापार, परिवहन, संचार और विभिन्न सेवाएं, ये सारे तृतीय क्रियाकलाप के अंतर्गत सम्मिलित करते हैं, और ये किसी न किसी प्रकार से प्राथमिक और द्वितीय क्रियाकलापों को मदद देते हैं। आप इसके बारे में आप जानते भी हैं। ठीक है। तो आप सबसे पहले हम पढ़ेंगे व्यापार के बारे में। इस तृतीय क्रियाकलाप का जो टॉपिक हमारा काफ़ी बड़ा हो सकता है, इसलिए हम पढ़ेंगे पहले व्यापार के बारे में। तो आप जानते हैं व्यापार क्या है? व्यापार क्रय विक्रय की एक व्यवस्था है जिसमें किसी वस्तु को उत्पादित किया जाता है और उसको बेचा या विभिन्न प्रकार के उपभोक्ताओं द्वारा उनको खरीदा जाता है। यानी विभिन्न मदों का क्रय विक्रय हमारा क्या कहलाता है? व्यापार कहलाता है। ये आप समझ गए होंगे। जब दो व्यक्ति हैं अपनी सहमति से विभिन्न धन के लेन देन के माध्यम से विभिन्न प्रकार की वस्तुओं को खरीदते हैं या बेचते हैं, तो उसे क्या कहते हैं? हम व्यापार कहते हैं। अब यहाँ व्यापार की बात की जाती है तो व्यापार यहाँ पर दो प्रकार से हो सकता है। एक होता है हमारा, आप साधारण शब्दों में आप देख सकते हैं, अपने आसपास विभिन्न प्रकार से देख सकते हैं। तो व्यापार के हमें दो रूप देखने को मिलते हैं। एक रूप हमारा होता है थोक व्यापार, और एक होता है हमारा फुटकर व्यापार। तो फुटकर व्यापार की बात करेंगे सबसे पहले। तो फुटकर व्यापार मतलब व्यापार को हमने यहाँ दो वर्गों में डिवाइड कर दिया है। पहला कर दिया हमने फुटकर और दूसरा हमने किया है थोक। आप इनके बारे में मेरे ख्याल से जानते भी होंगे। फुटकर का मतलब होता है यानी कि हम जब विभिन्न वस्तुओं को विभिन्न व्यक्तियों के माध्यम से छोटे रूप में, छोटी मात्रा के रूप में खरीदते हैं, प्रत्यक्ष रूप से उसको खरीदते हैं, तो उसको क्या कहते हैं? हम फुटकर व्यापार कहते हैं। जैसे मान लीजिए आप रेहड़ी वाले की बात कर लीजिए, फेरी वाले की बात कर लीजिए, या छोटे दुकानदार की बात कर लीजिए। ये सब क्या होते हैं? एक फुटकर व्यापार के एक फुटकर विक्रेता होते हैं जो आपको वस्तुओं को प्रत्यक्ष रूप से उपलब्ध कराते हैं और आप उनको जाकर के वस्तु खरीद लेते हैं। ठीक है। आसपास में जो दुकानें होती हैं वो आपकी फुटकर विक्रेता के फुटकर व्यापार के अंतर्गत सम्मिलित होती हैं। थोक व्यापार की हम बात करते हैं। थोक व्यापार के अंतर्गत हम विभिन्न वस्तुओं को अधिक मात्रा में, बहुत ही थोक के रूप में यानी स्टॉक के रूप में उनसे खरीदते हैं, और इन वस्तुओं को उपभोक्ता सीधे, मतलब इस व्यापार के माध्यम से उपभोक्ता सीधे वस्तु को नहीं खरीद पाते हैं, वो विभिन्न व्यापारियों के माध्यम से वस्तुओं को खरीदते हैं। थोक का जो काम करते हैं विभिन्न व्यापारी करते हैं। एक व्यापारी से बड़े व्यापारी बहुत अधिक मात्रा में माल खरीदते हैं, फिर ये व्यापारी उस माल को विभिन्न विक्रेताओं तक पहुंचाते हैं। इस प्रकार से हमारा थोक का व्यापार चलता रहता है।
तो अभी मैंने बात की थोक की, तो थोक व्यापार क्या आता है, आपको मैंने पहले बता दिया है कि विभिन्न व्यापारियों के माध्यम से किया जाता है। इसको हम बिचौलिया के माध्यम से किया गया व्यापार भी कहते हैं। और मतलब एक व्यापारी है बिचौलिया के रूप में, वो निर्माणकर्ता या निर्माण करने वाले के निर्माणकर्ता के जो निर्माण कर रहा है विभिन्न वस्तुओं को, उससे डायरेक्ट खरीदते हैं और फिर प्रत्यक्ष रूप से विक्रेताओं तक पहुँचाते हैं। विक्रेता फिर आम उपभोक्ताओं को वस्तुएँ फुटकर व्यापार के रूप में देते हैं। ठीक है, अब आप जानते हैं कि ये जो हमारा फुटकर व्यापार है या थोक व्यापार है, इन दोनों व्यापारों का मतलब क्या, उद्देश्य क्या होता है, लाभ कमाना ही होता है। और इन सभी सुविधाओं के लिए नगरों में या गांव में विभिन्न प्रकार के केंद्र बने होते हैं, विभिन्न प्रकार के स्थान बने होते हैं। तो उन केंद्रों को हम क्या कहते हैं, व्यापारिक केंद्र कहते हैं। यानी जहाँ पर एक फुटकर या थोक व्यापार किया जाता है, जिन क्षेत्रों में, जिन केंद्रों पर, उन्हें क्या कहते हैं, हम व्यापारिक केंद्र कहते हैं। अब व्यापारिक केंद्र हमारे दो प्रकार से हो सकते हैं। एक प्रकार से कह सकते हैं हम नगरीय केंद्र, और एक प्रकार से हम कह सकते हैं ग्रामीण या गाँव के केंद्र। तो हम बात करें सबसे पहले ग्रामीण व्यापारिक केंद्रों की। तो ग्रामीण व्यापारिक केंद्रों का मतलब सिंपल सी बात है, गांव के अंतर्गत ऐसे क्षेत्र जहां पर विभिन्न प्रकार के व्यापार किए जाते हैं, वो ग्रामीण व्यापारिक केंद्र कहलाते हैं। तो ग्रामीण व्यापारिक केंद्र की एक विशेषता ये होती है कि ये जो है आसपास के जो कस्बे होते हैं, आसपास के जो अन्य और गांव होते हैं, उनको विभिन्न प्रकार की वस्तुएं या सेवाएं उपलब्ध कराते रहते हैं। और इसके जो वस्तुएं होती हैं वो स्थानीय हैं। इसमें जो इस ग्रामीण व्यापारिक केंद्र पर जो वस्तुएं प्रयोग में लाई जाती हैं वो स्थानीय क्षेत्र की ही होती है, स्थानीय वस्तुएं इसमें इस्तेमाल की जा रही होती हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं जैसे नगरीय व्यापारिक केंद्र की। तो नगरीय व्यापारिक केंद्र में विभिन्न प्रकार के विशिष्ट वस्तुएं, विभिन्न प्रकार की विशिष्ट सुविधाएं वहाँ से उपलब्ध कराई जाती हैं उपभोक्ताओं को। तो उसे हम क्या कहते हैं, नगरीय व्यापारिक केंद्र हम कहते हैं। अब ये एक जनरल सी बात आती है, हम बात करते हैं व्यापार की। तो व्यापार यहाँ अगर वैश्विक दृष्टि से देखा जाए तो दो प्रकार का यहाँ व्यापार हम करते हैं। एक होता है हमारा राष्ट्रीय व्यापार, एक होता है हमारा अंतर्राष्ट्रीय व्यापार, जो आपके सिलेबस में आता भी है। राष्ट्रीय व्यापार तो होता है यानी एक देश की सीमा के अंतर्गत ही जो हम व्यापार करते हैं, तो वो हमारा राष्ट्रीय व्यापार कहलाता है। एक देश की सीमा के अंदर ही विभिन्न क्षेत्रों से, विभिन्न राज्यों से, विभिन्न जिलों से जो हम वस्तु का लेन देन करते हैं, उसे हम उस जो व्यापार करते हैं उसे हम क्या कहते हैं, राष्ट्रीय व्यापार कहते हैं। और हम बात करते हैं दूसरा अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की। तो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार ऐसा व्यापार होता है जो दो देशों के मध्य किया जाता है, दो देशों के मध्य आपसी सहमति से किया जाता है, उसे क्या कहते हैं, हम अंतर्राष्ट्रीय व्यापार कहते हैं। अब यहाँ बात आती है, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार किसी भी देश की अर्थव्यवस्था को ज़्यादा प्रभावित करता है। किस प्रकार से करता है, देखिए, मान लीजिए एक देश है, उस देश में विभिन्न प्रकार की वस्तुएं उत्पादित हो रही हैं, वो अधिक, और जो वस्तु उत्पादित हो रही हैं वो उनकी आवश्यकता से अधिक हैं। तो जो आवश्यकता से अधिक वस्तु है उसको क्या करेंगे, वो विभिन्न देशों में सेल्स करने का यानी बेचने का सोचेंगे। तो उसके लिए हम अंतर्राष्ट्रीय जो प्रक्रम है, अंतर्राष्ट्रीय सिस्टम है, उसको अपनाते हैं, जिसको हम क्या कहते हैं, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार भी कहते हैं। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार विभिन्न देशों की आपसी सहमति से होता है। अब यहाँ एक पॉइंट बनता है कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के माध्यम से किसी देश की अर्थव्यवस्था प्रभावित होती है, तो क्यों ना अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को ज़्यादा मजबूत किया जाए, उसको ज़्यादा प्रभावशाली बनाया जाए। तो यहाँ एक टॉपिक आ जाता है कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को प्रभावित करने वाले कारक, यानी अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को कौन कौन से कारक प्रभावित कर सकते हैं, या अंतर्राष्ट्रीय व्यापार से अधिक लाभ किस प्रकार से कमाया जा सकता है, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार से एक देश की अर्थव्यवस्था किस प्रकार से अधिक मजबूत हो सकती है। यानी हम ये कह सकते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को प्रभावित करने वाले कारक। तो सबसे पहले हम कारक की बात करेंगे। मैं इसको रफ कर देता हूँ, मैं इन शॉर्ट में बताने का प्रयास करूंगा। जैसे हम पढ़ रहे हैं अंतर्राष्ट्रीय व्यापार, यानी दो देशों के बीच में व्यापार होगा, तो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को प्रभावित करने वाले कारक क्या हो सकते हैं, या व्यापार को प्रभावित करने वाले कारक क्या हो सकते हैं। पहले सिंपल सी बात है, मैं व्यापार को प्रभावित करने वाले कारक की मैं बात कर सकता हूँ। देखिए, सिंपल सी बात है, दोनों के लिए जो व्यापार को प्रभावित करने वाले कारक या अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को प्रभावित करने वाले कारक, दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला है आपसी संबंध, आपसी संबंध या रिश्ते कह सकते हैं। तो देखिए, चाहे दो व्यापारी देश के अंतर्गत हों या दो देशों की हम बात करें, तो दोनों के ही बीच में अगर संबंध जो हैं, और उनके जो आपस के संबंध, उनके जो टर्म्स हैं, चाहे व्यापारिक टर्म्स हों चाहे फ्रेंडली टर्म्स हों, वो किस प्रकार के हैं, ये हमारे अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को या व्यापार को प्रभावित करने का प्रयास करते हैं। किस प्रकार से, मान लीजिए दो देश हैं, उनकी तालमेल अच्छी बैठती है, तो वो आपस में आपसी सहमति से एक दूसरे की वस्तु आसानी से और आपसी सहमति के माध्यम से खरीदने का प्रयास करते हैं।
ठीक है। तो इससे हमारा व्यापार प्रभावित होता है। मान लीजिए अगर दो देश हैं, उनमें आपस में मनमुटाव चल रहा है, तो वो आपस में लेन देन करेंगे क्या, व्यापार किस प्रकार से करेंगे, या करेंगे भी तो वस्तुओं को अधिक दाम पर बेचने का प्रयास करेंगे, जिससे क्या होगा, दोनों ही देशों को नुकसान हो सकता है। जो दोनों ही देश व्यापार करने का प्रयास करेंगे, दोनों ही देशों को नुकसान हो सकता है। मान लीजिए एक देश कैसे, मान लीजिए एक देश है तो वो दूसरे देश को वस्तु दे रहा है तो अधिक दाम पर दे रहा है, लेकिन अगर ये देश उस देश से दूसरी वस्तु ले रहा है तो वो उसको अधिक दाम पर दे रहा है। तो इस प्रकार से दोनों ही देशों को यहाँ पर लाभ हानि का सामना करना पड़ सकता है। दूसरी जो महत्वपूर्ण चीज है वो हमारे अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को प्रभावित करती है या व्यापार को प्रभावित करती है, वो होती है उत्पादन क्षमता। किसी वस्तु की उत्पादन क्षमता उसकी आवश्यकता पूर्ति या उसके स्टॉक को प्रभावित करती है। मान ली कोई वस्तु है, उसकी उत्पादन क्षमता अधिक है, तो वो उस देश के अंतर्गत उस देश के अंदर जो आवश्यकताएं हैं उनको पूरा तो करेगी, उसके साथ साथ क्या होगी, वो एक स्टॉक के रूप में भी इकट्ठा होती रहेगी। और जब वो इकट्ठा होगी, एकत्र होगी, अधिक मात्रा में वो वस्तु उत्पन्न होगी, तो उसको वो देश अंतर्राष्ट्रीय बाजार में बेचने का प्रयास करेगा, और अंतर्राष्ट्रीय बाजार में बेचेगा तो उसको उससे लाभ आसानी से हो सकता है, उसको आय की प्राप्ति होगी। लेकिन अगर उत्पादन है ही नहीं, उसकी उत्पादन क्षमता बहुत कम है, तो वो व्यापार करेगा किस चीज़ का? क्योंकि अगर मान लीजिए वो उत्पादन इतना कर पा रहा है कि उस देश के अंतर्गत ही उसकी खपत हो जा रही है, तो वो किसी देश से जो हम व्यापार की बात करते हैं वो किस प्रकार से वो पॉसिबल नजर आएगा आपको, मतलब ये हो नहीं पाएगा। तो ये हमारे उत्पादन की क्षमता भी अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को प्रभावित करती है। तीसरी हम बात करते हैं, तीसरी इंपॉर्टेंट चीज हमारी है मांग। मांग भी हमारे अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को किस प्रकार से प्रभावित करती है। मान लीजिए एक देश को किसी वस्तु की अगर आवश्यकता है तो तभी तो वो दूसरे देश से संपर्क स्थापित करेगा, और संपर्क स्थापित करेगा यानी व्यापार करने का प्रयास करेगा, यानी व्यापारिक संबंध बनाएगा। तो अगर किसी देश में मांग की जो किसी आवश्यकता वाली वस्तु है, जो बहुत इंपॉर्टेंट वस्तु है, उसकी अगर मांग बढ़ रही है तो वो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को प्रभावित करती है मांग किसी भी देश के लिए। तो उस देश मतलब वस्तु ऐसी होनी चाहिए, अगर ऐसी वस्तु है जो अंतर्राष्ट्रीय मांग के आधार पर खरीद रही है, तो सिंपल सी बात है उस देश के साथ संबंध अच्छे रहेंगे और व्यापार वहाँ का अधिक आय वाला हो सकता है। और चौथा इम्पोर्टेंट जो हमारा कारण हो सकता है वो हो सकता है वस्तु की गुणवत्ता। वस्तु की गुणवत्ता भी अंतर्राष्ट्रीय व्यापार या किसी भी व्यापार के प्रक्रम को प्रभावित करेगी, क्योंकि अगर वस्तु की गुणवत्ता अच्छी है, अच्छी गुणवत्ता वाली वस्तु उत्पादित हो रही है, तो संभवतः उसकी मांग हमारे अंतर्राष्ट्रीय बाजार हो चाहे राष्ट्रीय बाजार हो या व्यापार हो, उसमें अधिक मात्रा में उसकी मांग बढ़ जाती है। तो वस्तु की गुणवत्ता भी व्यापार को प्रभावित करेगी। अब हम अगला टॉपिक बात करते हैं, हमारा आता है जो तृतीय क्रियाकलापों में सम्मिलित हम कर रहे हैं, वो आता है हमारा परिवहन। तो आप जानते हैं परिवहन विभिन्न प्रकार की वस्तुओं को एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचाने में सेवा प्रदान करता है। परिवहन का स्रोत, परिवहन के साधन, तो परिवहन के माध्यम से हम एक स्थान से विभिन्न स्थान पर विभिन्न प्रकार की वस्तुओं को पहुंचा सकते हैं आसानी से। आधुनिक समय में विकास के दौर में मनुष्य को परिवहन के साधनों की अच्छे और तीव्रगामी परिवहन के साधनों की अधिक आवश्यकता हो रही है, और ये मनुष्य के और विभिन्न प्रकार की वस्तुओं के विभिन्न प्रकार के उद्योगों के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। अगर किसी देश के परिवहन के साधन अच्छे होते हैं तो उस देश का विकास स्तर सर्वथा ऊंचा हो जाता है, क्योंकि उस देश की अर्थव्यवस्था को, उस देश के विकास के स्तर को उस देश के परिवहन के साधनों के द्वारा ही मापा आसानी से जा सकता है। परिवहन के साधनों के माध्यम से ही वस्तुओं के या उत्पादित वस्तुओं के मूल्य का निर्धारण किया जाता है, ये आप स्पष्ट रूप से समझ लीजिए। अब हम बात करते हैं परिवहन के साधनों में आता है हमारा जाल तंत्र। जाल तंत्र सिंपल से शब्दों में आप कह सकते हैं कि विभिन्न जो परिवहन के साधन हैं, जिनमें हम सड़कों की बात कर लीजिए या रेलों की बात कर लीजिए, जब एक स्थान से दूसरे स्थान को जोड़ती हैं, फिर उस स्थान को तीसरे स्थान से जोड़ती है, तो विभिन्न इन सड़कों का या विभिन्न प्रकार के परिवहन के साधनों का क्या होता है, एक जाल सा बन जाता है, जिसे हम क्या कहते हैं, इन परिवहन का जाल तंत्र हम कहते हैं। ये जाल तंत्र और योजक के मिलने से बनते हैं, और जिनकी हम बात कर रहे हैं, दो या दो से अधिक मार्गों का एक
बिंदु, उद्गम बिंदु या उद्गम केंद्र, जहाँ पर कोई बड़ा कस्बा होता है उसे हम क्या कहते हैं, नोड कहते हैं। और दो नोडों को मिलाने वाले मार्ग को हम योजक कहते हैं। समझ लीजिए, दो या दो से अधिक मार्गों के संधि स्थल, जहाँ दो या दो से अधिक मार्ग मिल रहे हैं और उसके किनारे कोई अगर कस्बा होता है, उसके सहारे कोई उद्गम बिंदु होता है, तो उस उद्गम बिंदु को हम नोड कहते हैं। अब इन दो नोडों को मिलाने वाले मार्गों को हम योजक कहते हैं। तो आप जनरली, मैंने लिखा नहीं है, मेरे बार बार रिवाइज करके मेरी बात को सुन सकते हैं आप, ठीक है। तो आज की वीडियो में इतना ही। परिवहन हमने पढ़ लिया है और हमने व्यापार के बारे में भी पढ़ लिया है। अगली वीडियो में हम कुछ और टॉपिकों के साथ में आएंगे। तब तक के लिए आप वीडियो को देखते रहिएगा और बार बार अपना रिवीजन करते रहिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में नए टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।